फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ICH Q1 गाइडलाइंस का R2 वर्जन, स्टेबिलिटी, जो कि है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स और न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के लिए। जो भी मार्केट में जो भी फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल लॉन्च होता है, रजिस्टर हो रहा है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस दी हुई हैं। ठीक है, कोई भी नया मॉलिक्यूल है या कोई नया प्रोडक्ट है, उसके लिए स्टेबिलिटी गाइडलाइंस दी हुई हैं ICH Q1 R2 में। और इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, ICH Q1 के, और साथ साथ क्या प्रिंसिपल है इस गाइडलाइन का, ठीक, और इसमें लॉन्ग टर्म और जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी की जाती है, ठीक, उसके बारे में जानेंगे। टेस्ट कंडीशंस, जो जोन्स के बेसिस पर कौन से उनकी टेस्ट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, बैच सिलेक्शन कैसे करेंगे, कितने बैचेस का सिलेक्शन करेंगे, टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी, और मिनिमम टाइम पीरियड क्या रहेगा टेस्टिंग का, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, और रिवीजन डिटेल, ठीक है, जो ये वर्जन रिवाइज हुआ उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये रेफरेंस गाइडलाइन जो हैं वो 6 फरवरी 2003 में, ठीक है, जो आई थी, वो रिवाइज हुई थी 2003 में 6 फरवरी में। और ये एप्लीकेबल है यूरोप और यूरोप, जापान और USA। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ICH गाइडलाइंस जो हैं वो यूरोप, जापान और USA के लिए एप्लीकेबल हैं, और जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वहाँ पे ये एप्लीकेबल है। और कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है, पर्टिकुलर कुछ डोजेस फॉर्म्स हैं तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, जिसके लिए अलग से गाइडलाइंस दी हुई हैं सेपरेटली Q1C और Q5C में। ठीक है, जो डिफरेंट डोजेस फॉर्म के लिए जो गाइडलाइंस है वो है Q1C में, और ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए गाइडलाइन दी हुई है ये है Q5C में। और साथ साथ में ये क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रिंसिपल जानते हैं, क्या प्रिंसिपल है इसका। तो इस गाइडलाइन का बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि जो भी मेडिसिन है हमारी, ठीक है, जो भी नया मॉलिक्यूल आया है उस पे विद द स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के इफ़ेक्ट से क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है उसकी क्वालिटी पे, के लिए जो स्टडी की जाती है, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, सो दैट वी कैन, इससे हमें एक तो स्टोरेज कंडीशन पता चल जाएगी मेडिसिन की, ठीक है, रेकमेंड कर सकते हैं हम स्टोरेज कंडीशन, कैसी स्टोरेज कंडीशन में हम रख सकते हैं, कैसी स्टोरेज कंडीशन में हम इसे रख सकते हैं, जैसे कि कैसा टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, कैसी टेम्परेचर कंडीशन इसमें रखेंगे, कौन लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है या नहीं, लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है या नहीं, ठीक है, और जो है मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है इसको या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, कितनी RH में स्टोर करके रखना है प्रोडक्ट को, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें पता चलेगी, ठीक है, तो जिससे हम स्टोरेज कंडीशन को रेकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम रीटेस्ट पीरियड को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, कितने टाइम पीरियड बाद जो है हमें दोबारा टेस्टिंग करनी है, इस चीज़ को भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ जो है हमें ड्रग की जो है सेल्फ लाइफ पता चल जाएगी, और हम एक्सपायरी डेट जो है ड्रग की जो है वो भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं, ठीक, इस स्टडी के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम टेस्ट कंडीशन की बात करें तो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से वर्ल्ड को बेसिकली
4 जोन्स में मेनली बांटा गया है। जोन फर्स्ट है टेम्परेट जोन, जोन सेकंड है सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं इसको, और जोन 3 की बात करें तो हॉट ड्राई जोन, और जोन 4 ये आता है हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, और जोन 4 भी जो है हॉट और हायर ह्यूमिडिटी वाली जोन। अगर इंडिया की बात करें तो जोन 4A और जोन 4B में इंडिया आता है। और जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं जोन फर्स्ट की वो ये रहती हैं 21 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी 45% ±5 डिग्री ±5%। और जोन सेकंड की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी की जो लिमिट है वो रहती है 60% RH ±5%। जोन 3 की जो टेम्परेचर की लिमिट है वो है 30 डिग्री ±2, और RH की जो कंडीशन रहती है वो रहती है 35% RH ±5% RH। और जो जोन 4A की बात करें तो टेम्परेचर रहता है जोन 4A में 30 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस, और जो RH रहती है वो रहती है 65% RH ±5%। और जोन 4B की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर रहता है 30 ±2 डिग्री, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो रहती है 75% RH ±5%। तो ये जो है कंडीशंस रहती हैं डिफरेंट जोन्स के हिसाब से। गाइडलाइंस की बात करें तो वो बेसिकली स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। उसके बारे में हमें जो हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं वो बेसिकली इंटीग्रल पार्ट, जो भी गाइडलाइंस हैं स्टेबिलिटी उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें हम एक जनरल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं जिसमें नॉर्मल जो टेम्परेचर और RH रहता है वहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं जिसे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं। और इसके अलावा जो है स्ट्रेस टेस्टिंग होती है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर राइज करके और RH राइज करके फिर उसका इम्पैक्ट देखते हैं, जिससे जो है हमें हेल्प मिलती है ताकि हम डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो मेडिसिन है उसको वो डिग्रेड होके कैसे प्रोडक्ट बना रही है। तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर राइज करके और RH राइज करके हम देखते हैं कि मेडिसिन जो है कहीं डिग्रेड तो नहीं हो रही है या कैसे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बना रही है, या डिग्रेडेशन पाथवे आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम इससे। जो इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमें पता चल जाती है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो हमें उसकी इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी पता चल जाती है। और इससे जो है जब नए पाथवे जनरेट होते हैं तो हमें नए एनालिटिकल प्रोसीजर, नए टेस्टिंग प्रोसीजर्स भी जो जनरेट करने के में हेल्प मिलती है। नए एनालिटिकल प्रोसीजर्स को जनरेट करने में, यानी कि नए टेस्टिंग प्रोसीजर्स को जनरेट करने में हमें हेल्प मिलती है। तो इसमें हम जो है वो टेम्परेचर को राइज़ करके देखते हैं। जैसे 50 डिग्री के बाद हमने 10 डिग्री राइज़ किया, 60 डिग्री, फिर 70 डिग्री, और वैसे ही हम RH को जो है वो राइज़ करके देखते हैं अप टू 75%। तो इस तरह से हम स्ट्रेस कंडीशन देते हैं मेडिसिन को ताकि हमें जो है डिफरेंट डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन हो सके, डिग्रेडेशन पाथवे की आइडेंटिफिकेशन हो सके, टेस्टिंग प्रोसीजर हम नए बना सकें और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का हमें पता चल सके। इसमें हम जो है जब हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं तो हम अगर हाइड्रोलिसिस का भी पता करते हैं, ठीक है, किसी सस्पेंशन या किसी सॉल्यूशन में जो है हाइड्रोलिसिस का भी पता करते हैं। हम डिफरेंट पीएच की कंडीशन देते हैं, डिफरेंट रेंज की पीएच कंडीशन हम देते हैं उस सस्पेंशन या सॉल्यूशन को, और फिर देखते हैं हाइड्रोलिसिस का इफ़ेक्ट। इसके अलावा इस स्ट्रेस टेस्टिंग में हम फोटोलिसिस, हम लाइट का इफ़ेक्ट भी देखते हैं मेडिसिन पे, ठीक है, कि लाइट का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारी मेडिसिन पे। तो इस तरह से हम स्ट्रेस टेस्टिंग में हम जब
स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, तो इसी स्ट्रेस टेस्टिंग को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। ठीक है, तो बेसिकली जो दो टाइप की हमारी स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती हैं, एक हमारा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी और दूसरा हमारा एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। और स्टेबिलिटी स्टडी की अगर हम बात करें तो बैच सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम मिनिमम जो है वो 3 बैचेस जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं। अगर हम कंटेनर क्लोजर सिस्टम की बात करें तो हमें सेम कंटेनर लेना है। ठीक, जिस कंटेनर में जो है हमने मेडिसिन को स्टोर करके रखा है वैसा ही कंटेनर क्लोजर सिस्टम होना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो भी एनालिटिकल टेस्ट होते हैं हमारे और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो इस गाइडलाइन में नहीं दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं ICH Q6A में। ठीक है, जितने भी टेस्ट जो भी टेस्ट हैं हमारे स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स वो और उनका एक्सेप्टेंस जो क्राइटेरिया है वो मेंशन है ICH Q6A में। ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिकेशंस मेंशन है और एनालिटिकल टेस्ट और प्रोसीजर जो है मेंशन किए गए हैं। और अगर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट की बात करें तो उनके टेस्ट और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है वो ICH Q3A गाइडलाइंस में दिया हुआ है। तो अगर आपको इसके टेस्ट चेक करने हैं और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेक करना है तो आप ICH Q3A गाइडलाइंस रेफर कर सकते हैं। अगर हम टेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो हमारी स्टेबिलिटी स्टडी होती है, जो जनरल स्टेबिलिटी स्टडी होती है, उसको रियल टाइम स्टडी भी कहते हैं। और ये जो स्टडी है वो इनिशियली अगर नया मॉलिक्यूल है, ठीक, तो उसके लिए पहले हर 3 मंथ बाद, फर्स्ट ईयर में हर 3 मंथ की फ्रीक्वेंसी के बाद जो है इसकी स्टडी की जाती है। जैसे कि अगर हमने फर्स्ट टेस्टिंग करी है मार्च में तो फिर हम सेकंड टेस्टिंग करेंगे जून में, और उसके बाद हम थर्ड टेस्टिंग करेंगे सितंबर में और फोर्थ टेस्टिंग करेंगे हम दिसंबर में। तो इसलिए इस तरह से हम फर्स्ट ईयर में हर 3 मंथ के बाद टेस्टिंग करेंगे स्टेबिलिटी स्टडी की, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है हमारी। और सेकेंड ईयर में हम जो फ्रीक्वेंसी है रहेगी हर 6 महीने बाद। और थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड जो है जो हमारी टेस्टिंग रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी हर साल में एक बार हमें टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमने हर 3 मंथ बाद टेस्टिंग करनी है, सेकेंड ईयर में हमने हर 6 मंथ बाद टेस्टिंग करनी है, और थर्ड ईयर से आगे हमें हर ईयर में टेस्टिंग करनी है। तो ये है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जो हमारी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी है। अगर हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी की टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मिनिमम 3 पॉइंट्स में हमें टेस्टिंग करनी होती है। 0 इनिशियल टेस्टिंग, ठीक है, और उसके बाद 3 मंथ बाद और फिर 6 मंथ बाद। और जो फर्स्ट 6 मंथ के लिए जो टेस्टिंग रहती है उसके लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स पे टेस्टिंग करनी है, इनिशियली आफ्टर 3 मंथ्स और फिर आफ्टर 6 मंथ्स। पहले 6 महीने के लिए टेस्टिंग है ये, और उसके बाद फिर हमें हर 6 महीने बाद टेस्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें हर 6 महीने बाद टेस्टिंग करनी है। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है, सपोज एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी करते हुए कोई, जैसे हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में अगर कोई किसी तरह का सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है इस टेस्टिंग के दौरान, तो हमें एक्स्ट्रा एक टेस्टिंग पॉइंट ऐड करना होगा इसी बीच, और या फिर हम क्या कर हमें सैंपल्स ऐड करने होंगे फाइनल पॉइंट में। ठीक है, तो अगर हमारा एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में किसी तरह का चेंज आ जाता है तभी हम जो है, ठीक है, हम परफॉर्म करते हैं इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी। इफ़ देयर इज़ एनी सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी, अगर इसी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में हमें किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट चेंज मिला, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में किसी तरह का अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज मिला, तो हम एक जो है टेस्ट
स्टडी पॉइंट जो है इंक्रीज़ कर देंगे। और फिर हम परफॉर्म करेंगे इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी, 4 पॉइंट स्टेबिलिटी स्टडी, जिसको 4 पॉइंट स्टेबिलिटी स्टडी कहते हैं। ठीक है, इसी इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी को 4 पॉइंट स्टेबिलिटी स्टडी भी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है रहती है इसकी इनिशियल 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद और 12 महीने के बाद। ठीक है, 12 महीने की स्टडी होती है इसमें। और हमें जो है इस तरह से 4 पॉइंट्स में हम टेस्टिंग करेंगे। अगर हमारे एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी के दौरान किसी तरह का सिग्निफिकेंट चेंज हो गया क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में, तो फिर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्रीज़ कर देते हैं टेस्टिंग का। इसको इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी कहते हैं। और इसमें जो है फ्रीक्वेंसी रहती है 0, 6, 9 और 12 मंथ्स फॉर द 12 मंथ स्टडी। अगर हम स्टोरेज कंडीशन की बात करें, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी की अगर हमें करनी है तो ये स्टोरेज कंडीशन रहती है उसके लिए। ठीक है, और जो टेस्ट पीरियड, टाइम पीरियड रहता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी के लिए, वो 12 मंथ का रहता है। स्टोरेज कंडीशन रहती है 25 ± 2 डिग्री। और RH कंडीशन रहती है 60 ± 5% RH। ये ठीक है, जनरल जो है वो है ये लॉन्ग टर्म स्टडी। या फिर हम परफॉर्म कर सकते हैं 30 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस और 65% ±5% RH पे। या फिर हम इस कंडीशन में जो है लॉन्ग टर्म स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं। और ये 12 मंथ का जो है मिनिमम टाइम पीरियड रहता है इसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी का। इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी की बात करें तो 30 ± 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और RH की बात करें तो 65% RH ±5%। और मिनिमम जो टाइम पीरियड का इंटरमीडिएट स्टडी में मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो 6 मंथ का है। और एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी की बात करें तो इसमें टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और ±2 डिग्री सेल्सियस लिमिट रहती है। और जो RH है वो 75% RH ±5% रहती है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है डाटा सबमिशन का, मिनिमम टाइम पीरियड है वो है 6 मंथ। या तो 25 डिग्री ±2 डिग्री पे और 60% RH ±5% RH पे परफॉर्म कर रहा है, या 30 डिग्री ±2 डिग्री और 65% ±5% RH पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये एप्लीकेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंडीशन पे टेस्टिंग कर रहा है। अगर ड्रग सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने के लिए जो कंडीशंस दी हुई हैं स्टेबिलिटी स्टडी के लिए, वो इस तरह से हैं। 2 तरह की रेफ्रिजरेटर पे स्टेबिलिटी स्टडी की जाती है, लॉन्ग टर्म और एक्सेलरेटेड। अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी करनी है रेफ्रिजरेटर पे तो स्टोरेज कंडीशन है 5 डिग्री ±3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज है रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने की। और टाइम पीरियड है वो 1 साल है। मिनिमम टाइम पीरियड 1 साल का डाटा जो है सबमिट करना होता है रेफ्रिजरेटर स्टोरेज पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी के लिए। और इसमें RH की कोई लिमिट नहीं रहती है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी में जो रेफ्रिजरेटर स्टोरेज पे कोई RH की कंडीशन की लिमिट नहीं रहती है। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी की अगर हम बात करें तो इसमें टेम्परेचर की लिमिट रहती है 25 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस। और इसमें RH की भी लिमिट दी हुई है 60% ±5% RH। और ये 6 मंथ की स्टडी होती है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। एक सिग्निफिकेंट चेंज अकर्स बिटवीन 3 to 6 months टेस्टिंग एट एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन। अगर इस रेफ्रिजरेटर स्टोरेज के दौरान जो है, ठीक है, जो एक्सेलरेटेड स्टडी जो हम कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर स्टोरेज में, और 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में अगर किसी तरह की कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ गया क्वालिटी में, तो जो रीटेस्ट पीरियड है वो जो रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडी है
जो रेफ्रिजरेटर पे परफॉर्म करते हैं हम 5 डिग्री सेल्सियस ±3 डिग्री सेल्सियस की लिमिट में, उसके बेसिस पर हम जो है वो रीटेस्ट पीरियड को जो है वो शेड्यूल करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी स्टडी हम परफॉर्म कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर पे, उसके बेसिस पे हम रीटेस्ट पीरियड जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। अगर हम फ्रीजर की स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म हम स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, और फ्रीज़र में हम जो ड्रग्स को स्टोर करके रखते हैं -20 डिग्री ±5 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि जो लिमिट है वो है -25 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज है जो फ्रीज़र है उसमें स्टोरेज करने की जो लिमिट है ये है। और ये 12 मंथ का जो है डाटा सबमिट करना होता है, मिनिमम 1 साल का डाटा सबमिट करना होता है फ्रीजर में स्टोरेज का। तो क्योंकि यहाँ पे हम किसी तरह की कोई एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी नहीं कर रहे हैं, जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उस चीज़ को हम चेक करने के लिए इसको कंडीशन देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस ±3 डिग्री सेल्सियस की, और 25 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस की। जो कंडीशन जो है वो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी हमने रेफ्रिजरेटर में दी थी, वो कंडीशन हम इसको एक्सपोज कर सकते हैं एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी के लिए। ठीक है, ऐसा इस गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ताकि हमें ट्रांसपोर्ट और जो शिपिंग के दौरान जो हैंडलिंग है वो उस टाइम पीरियड के दौरान जो है स्टेबिलिटी का पता चल सके। ठीक है, तो हम थोड़ी एडवर्स कंडीशन का एक्सपोजर करके फिर हम चेक कर सकते हैं कि शिपिंग और हैंडलिंग की गड़बड़ी के दौरान, ठीक है, अगर लेबलिंग से हटकर कुछ थोड़ा बहुत स्टोरेज कंडीशन में चेंजेस आए तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए जो है फ्रीज़र की जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी है वो हम जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी रेफ्रिजरेटर में है उसके बेसिस पर हम चैलेंज कर सकते हैं। ये स्टोरेज कंडीशन जो दी हुई है वो है सेमी परमीएबल कंटेनर्स के लिए। ठीक है, कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं जहाँ से सॉल्यूट तो जो है वहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन जो है वो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन रहती है इन कंटेनर्स में, जिसकी वजह से जो है धीरे धीरे करके जो है वो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड होता है उसमें से वो निकलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेनर्स को कहते हैं सेमी परमीएबल कंटेनर्स। तो उनके लिए कंडीशन दी हुई है लॉन्ग टर्म और एक्सेलरेटेड जो स्टेबिलिटी स्टडी करने के लिए ये स्टोरेज कंडीशन दी हुई है उनके लिए। और इसमें जो है 25 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर लिमिट दी हुई है, और RH की दी हुई है 40% RH ±5%, जो कि 12 मंथ की स्टडी के लिए है। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टडी है तो ये 12 मंथ की होगी। और इसके अलावा जो है 30 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस की भी लिमिट दी हुई है, और जिसमें RH की जो लिमिट है वो है 35% RH ±5% RH। ये 1 साल की जो स्टडी है उसकी ये 2 कंडीशंस दी हुई हैं स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, सेमी परमीएबल कंटेनर्स के लिए। इसके अलावा एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है कंडीशन 40 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस, और जो RH की कंडीशन दी हुई है वो है नॉट मोर देन 25% RH। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए जो है लिमिट दी हुई है। और 6 मंथ की जो हमारी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी रहती है, ठीक है, वो तो मिनिमम रहती ही है हमारी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी 6 मंथ की। और ये एप्लीकेंट पे डिपेंड करता है कि वो जो ऊपर दी हुई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी है उनमें से कौन सी स्टेबिलिटी स्टडी वो यूज़ करना चाहता है, 30 ±2 डिग्री। और अगर उसने ये वाली कंडीशन यूज़ की 30 ±2 डिग्री सेल्सियस और RH 35% ±5% की कंडीशन यूज़ की, वो किसी तरह की इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये वाली जो सेकंड वाली कंडीशन यूज़ करी है लॉन्ग टर्म कंडीशन में, अगर ये वाली सेकंड वाली यूज़ करी उसने स्टोरेज कंडीशन, तो किसी तरह की इंटरमीडिएट टेस्टिंग जो है परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो जो पर्पज़ क्या है इस स्टेबिलिटी स्टडी का, तो वो है कि हम मिनिमम 3 बैचेस में
ये एस्टैब्लिश कर पाएँ कि जो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि मेडिसिन की फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन जो है वो आउट ऑफ लिमिट गए हैं या नहीं, ये चीज़ हम चेक करते हैं, ठीक है, जिससे हमें एक रीटेस्ट पीरियड जो है वो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग की फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं, जिससे हमें पता चलता है रीटेस्ट पीरियड एस्टैब्लिश करने में हमें मदद मिलती है। अगर किसी तरह की वेरिएबिलिटी है तो फिर हमें रीटेस्ट पीरियड को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये टेस्टिंग ज़रूरी है। मिनिमम 3 बैचेस पे हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं। और रिवीजन डिटेल की बात करें तो ये जो रिवीजन हुई थी वो बेसिकली यहाँ पे ICH Q1F को अडॉप्ट किया गया था इस गाइडलाइंस में, जिसमें जो क्लाइमेटिक जोन 3 और 4 है वहाँ के लिए स्टेबिलिटी डाटा पैकेज जो है वो ऐड किया गया था, ताकि वो इन जोन्स के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा पाएँ मेडिसिन्स का, ठीक है। जो क्लाइमेटिक जोन 3 और 4 है वहाँ की मेडिसिन्स को रजिस्टर करने के लिए जो स्टेबिलिटी डाटा पैकेज है उसको ऐड किया गया था, ठीक है। उसकी वजह से जो है जो ICH Q1F गाइडलाइंस आई थी तो इसी वजह से इसको रिवाइज करना पड़ा था, ठीक है। और इसी वजह से इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी जो स्टडी है वो चेंज की गई। यहाँ पे टेम्परेचर तो वही रहा है 30 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस, पर RH जो है 5% बढ़ा दी गई है। 60 की जगह 65% RH जो है वो कर दी गई है, ±5%। इन सेक्शंस पे ये एप्लीकेबल हैं। ड्रग सब्सटेंसेस जो जनरल केस की स्टेबिलिटी स्टडी की जाती है उनके लिए, कोई ड्रग प्रोडक्ट हैं जिनकी जनरल केस स्टेबिलिटी स्टडी की जा रही है, और जो ड्रग प्रोडक्ट जो सेमी परमेबल कंटेनर्स हैं उनके लिए, ये तीनों सेक्शंस के लिए जो है वो चेंज की गई है RH कंडीशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना फार्मा स्कॉलर्स को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।